हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। आज हम पॉलिटी साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक है राष्ट्रपति। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम को दे दो, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमने पूरे जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है वो सारे देख लिए हैं, और जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हमारे बने हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। टोटल कितने राष्ट्रपति हैं अभी तक हमारे देश में, और उनसे रिलेटेड कौन से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी सब हमने कवर किया है। राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति की क्या शर्तें होती हैं, क्या उसमें उसे शक्ति प्रदान की गई है, हमने सब कुछ कवर किया है। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन सीरीज भी रखी है जिससे कि आपको कंफर्म हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल होता है। तो चलो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है राष्ट्रपति की योग्यता, चयन का तरीका और मुख्य प्रमुख तथ्य कि किस तरीके से राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है और किस तरीके से उसे चयनित किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद और तीनों भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है तथा भारत के प्रथम नागरिक से जाना जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 56 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति के बर्खास्त की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। भाग 5 के अनुच्छेद 70 द्वारा संसद को राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करने का अधिकार होता है। इतना हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसे क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता उसे रखनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। ये इलेक्टोरल 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक क्या होते हैं? भाई साहब, किसी को भी राष्ट्रपति बनना है तो उस राष्ट्रपति पद में चुनाव में जितने लोग भाग लेते हैं उसमें से 50 उसके क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। यदि कभी आपकी क्लास में मॉनिटर के लिए या जो मॉनिटर होता था उसके जो चुनाव होते थे, यदि आपके हम कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो उसे पता होगा। जैसे कि मेरी स्कूल के समय क्या होता था कि जब भी किसी को मॉनिटर कप्तान बनाया जाता था तो उसके लिए कुछ उम्मीदवार को खड़ा किया जाता था। फिर उस उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करता था और बोलता था कि मैं इस व्यक्ति का नाम लेके कि मैं इसे इस पद के लिए चुनता हूँ, और दूसरा एक व्यक्ति खड़ा होता था और बोलता है मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसका मतलब कि 50 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम को रिप्रेजेंट करें, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसका समर्थन करें कि हाँ, हम इसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। चलते हैं आगे की स्लाइड पर। राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद अपना पदभार संभालने से पूर्व भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण की जाती है। राष्ट्रपति के वेतन की बात कर लें तो इस समय राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपए प्रति माह है और अन्य भत्ते अलग से मिलते हैं। इससे पहले कितनी थी? 1 लाख थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। चले चलते हैं अगले को स्लाइड पर। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं, अधिकार के बारे में देख लेते हैं। ये सारे अनुच्छेद के माध्यम से मैंने सारे उनकी राष्ट्रपति को जो जो शक्तियाँ मिली हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं और राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं ये आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वे इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। ये संघ की कार्य का शक्ति राज्यों की नहीं होती है जो उसमें निहित होती हैं। संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्तियों का उपयोग विधि के अनुरूप होना चाहिए। ये कुछ उसकी सीमाएं हैं जिनके राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं में रहकर ही ये कार्य करने होंगे। अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। निलंबन, लघुकरण और परिहार, मतलब कि उसको माफ़ कर सकता है। उसे उसे जैसे कि फांसी हो रही है तो उसे आगे बढ़ाई जा सकती है। उसको जो सज़ा मिली है उसे कम किया जा सकता है या उसे छोड़ दिया जा सकता है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सज़ा पर भी फैसला लेने का उसको अधिकार होता है। ये किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? ये शक्ति उसे कैसे मिलती है? अनुच्छेद 72 के द्वारा।
चलते हैं अगली स्लाइड पर। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान और कला एवं समाज सेवा में विशेषज्ञ व्यक्तियों को, अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 80 के द्वारा। अगला अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 52 के द्वारा राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दिशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान पूरे राष्ट्र में अनुच्छेद 352 और किसी राज्य में लगाना हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाना हो, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दिशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 360 के द्वारा कौन सा आपातकाल लगा सकता है? वित्तीय आपातकाल। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आपने देखा होगा। एक पूरे राष्ट्र में लगता है, एक किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी राज्य में या किसी जिले में भी लगाया जा सकता है, और एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो इन तीनों के अनुच्छेद यहाँ पे दे रखे हैं। अनुच्छेद 3 के अधीन निर्णय करने के लिए वे बद्ध नहीं है। वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिलों को अपने सम्मति देने से पहले रोक सकता है। वे किसी बिल धन विधेयक को छोड़कर पुनर्निर्वाचन के लिए सदन को वापस दोबारा भेज सकती है। देखो, अनुच्छेद 74 के द्वारा ही राष्ट्रपति क्या करता है? किसी भी कानून को लागू करता है या उसे लागू करने से मना कर देता है। जेपी वीटो उसे किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है? अनुच्छेद 74 के द्वारा। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मौक़ों पर उसकी भूमिका निर्णायक हो जाती है। ठीक है, कि जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद किस पार्टी की सरकार बनेगी ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। दोनों में से जो जितनी भी पार्टियां खड़ी होती हैं और जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा बहुमत होता है उसके लीडर को अपने पास बुलाता है और पूछता है क्या आप सरकार बनाने को राजी हो। यदि वो राजी होता है तो वो उन्हें सरकार बनाने की अनुमति प्रदान करता है। अगले स्लाइड में राष्ट्रपति के पद से किस तरह हटाया जा सकता है ये हम देखते हैं। हमने राष्ट्रपति की सारी शक्तियां देख ली और राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग लगाने के लिए इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का 14 दिन का नोटिस देना होता है। जब भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कितने दिन पहले नोटिस देना होगा? 14 दिन पहले। इस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत जरूरी होते हैं। तो जो नोटिस जाता है उस पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए? 1/4। सदन में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4। फिर सदन उस पर विचार करता है। अगर 2/3 सदस्य मान लो तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कहीं पर भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन उसमें अगले सदन में जाने के लिए उसे पारित कितने से होना चाहिए होगा? 2/3 सदस्य उसके ऊपर साइन करने होंगे। ठीक है, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, उसके बाद 2/3 समर्थन से वो पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की चुनाव, यदि राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस तरह की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इन इलेक्टोरल कॉलेजों में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य उसके सदस्य नहीं होते। क्या याद रखना है आपको? इसमें जो चुनाव में भाग लेते हैं वो कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के विधायक। ठीक है, लेकिन विधानसभा के विधान परिषद, जो राज्यों में विधानसभा होती है उसके परिषद उसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। इलेक्ट्रोल के द्वारा, इलेक्ट्रोल मतलब क्या होता है कि इसमें वरीयता दी जाती है। पहली वरीयता इसमें, जैसे कि 4 लोग यदि किसी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो रहे हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं, तो इसमें आप किसी एक को वोट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? उन्हें वरीयता देनी होगी कि आपकी पहली पसंद कौन सा राष्ट्रपति है, दूसरी पसंद कौन सा राष्ट्रपति है, तीसरी पसंद कौन सा राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इस तरीके से भाग लिया जाता है। राष्ट्रपति के और आपको कितने वोटों की जरूरत होती है? 50% प्लस 1। ठीक है, कितना? 50% प्लस 1। 51% की बात नहीं, 50%। यदि मान लो कि 500 यदि लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं तो 250 मतलब 50 500 का
50% कितना 250 और +1 मतलब 51 लोगों का वोट यदि आपको मिलता है, वरीयता मिलती है, तो आप चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव में कौन भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान देने का अधिकार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधायकों को मतदान देने का अधिकार होता है। लेकिन किसी भी मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन इन सभी के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है और अन्य विधानसभा के सदस्यों अलग होता है। वे राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। ठीक है, चलते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है हमारे संविधान में, तो अनुच्छेद 52 के द्वारा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 क्या बताता है? राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है तो उनमें कौन सदस्य भाग लेगा, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 में हमें जानकारी मिलती है निर्वाचन की विधि एकल संक्रमणी अनुपातिक मत पद्धति। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणी अनुपातिक के द्वारा, है ना। तो अनुच्छेद 52 में क्या गया है? निर्वाचन चुनाव की विधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 हमें बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कितना होता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने के योग्य है या नहीं, ये बताता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्त बताता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, ये अनुच्छेद कौन बताता है? अनुच्छेद 60 बताता है। शासन नहीं, शपथ के बारे में, है ना। अनुच्छेद की राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा, किसके समक्ष लेगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 51 आपको के अंतर्गत कार्यकाल के पूर्व महाभियोग, यदि महाभियोग की बात करें कि भाई राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाता है किस अनुच्छेद के द्वारा लग सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और क्या क्या होती है? राष्ट्रपति किस तरीके से हट सकता है? एक तो महाभियोग के द्वारा, और दूसरा वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति को जब भी उसके ऊपर महाभियोग लगता है तो उसे कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर हमारे देश में महाभियोग नहीं लगा है। कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 बताता है राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति, यदि राष्ट्रपति पद आकस्मिक छुट्टी हो जाती है तो किस तरीके से उसे भरा जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, यदि उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो मुख्य न्यायाधीश उनका पद संभालेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की माफ़ी प्रदान करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय मृत्युदंड को पूर्ण माफ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है तथा प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 54 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद में व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 80 के द्वारा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का शस्त्र आहूत सत्र वासना भंग करने का अधिकार किसे? शस्त्र को बुलाना और शस्त्र को भंग करने का अधिकार किसे? आर्टिकल 85 के द्वारा राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र संयुक्त अधिवेशन को अभिव्यक्त तथा भाषण कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 87 संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति अभिभाषित करता है, इसका भाषण मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 99 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटोम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है, इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो आपको बताना होगा कि धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति
सिफारिश मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। देखो, राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश यदि जारी करता है तो वह कब तक वैलिड होता है? 6 माह तक, और उसे 6 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति, केग जो केग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 148 के द्वारा। अनुच्छेद 155 के द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 208 राष्ट्रीय वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन का अधिकार होता है? अब राष्ट्रीय वित्तीय आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। कहाँ? लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 340 ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के द्वारा? 340 के द्वारा। उच्च व विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल के कारण, ठीक है, तो देश में जो आपातकाल लगता है किस अनुच्छेद के द्वारा? 352 के द्वारा। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के द्वारा। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति लगाता है। अब आगे हम देख लेते हैं पूरे अनुच्छेद और सबके बारे में बात कर लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। अब हम सारे राष्ट्रपतियों के बारे में देख लेते हैं। हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, और बाद में हम क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार किया। राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 से अधिक बार अध्यक्ष भी रहे हैं। पहली बार ये कब अध्यक्ष बने? 1934 में मुंबई अधिवेशन में, और दूसरी बार जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा से त्यागपत्र दे दिया था, तब ये क्या बने थे? कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। तो इतनी बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछी जाती है जो आपको याद रखनी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। ऐसे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले उपराष्ट्रपति बताइए जो राष्ट्रपति बने, तो वो राधाकृष्णन थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। आपको याद रखना है कि जब भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 के बीच रहा था। अगले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम थे। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए पहले मुस्लिम जो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 1967 में वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। कौन से राष्ट्रपति थे? ये तीसरे थे। 1957 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई राष्ट्रपति के पुराने वो किस पद पर रहे थे ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी डिटेल मैंने डाली हुई है। अगले राष्ट्रपति बारागिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ये हमारे जब फर्स्ट बार ये राष्ट्रपति बने 69 से 69 में जब कार्यवाहक थे, उसके बाद 69 से 1974 तक भी ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत रत्न से सम्मानित बीबी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केरल के राज्यपाल और कर्नाटक राज्यपाल भी रहे थे। गिरी साहब के विपक्ष ने प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति या रबर स्टैम्प की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प की उपाधि मिली है, तो वह है बीबी गिरी। या प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति किसे कहा गया, तो बीबी गिरी को प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कहा गया था। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये 1969 में बने थे। इनके बारे में जानकारी है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो देश के क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। दरअसल देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के अचानक मृत्यु के दौरान क्या हुआ था,
जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस समय ना तो राष्ट्रपति थे ना उपराष्ट्रपति थे, इसलिए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फखरुद्दीन अली अहमद अगस्त 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। फखरुद्दीन अली अहमद भारतवर्ष के 5वें राष्ट्रपति, नाम के अनुसार प्रमुख अली अहमद 5वें राष्ट्रपति और कार्यकाल के अनुसार 6ठे राष्ट्रपति थे। अगला राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर बीवी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी ये 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति का पद संभाला था। रेड्डी ने 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें पहली बार में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध चुने गए थे। जब राष्ट्रपति बने तो देश के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले शख्स थे। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 64 साल थी। तो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और ज्ञानी जेल सिंह की बात करें, अगले राष्ट्रपति, ये 1982 से 1987 तक रहे थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। 1982 में श्री नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने पर ज्ञानी जेल सिंह देश के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। अब देखो, सिख राष्ट्रपति के होते हुए स्वर्ण मंदिर में ब्लू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें आर्मी क्या हुई थी, स्वर्ण मंदिर में घुसकर उन्होंने आतंकवादियों को, खालसा समूह के कुछ आतंकवादी थे, उन्हें मारा गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का प्रमुख घटना हुई थी और इन्होंने जीपी वीटो का प्रयोग किया था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अभी तक जीपी वीटो का प्रयोग किया है वो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। अगले हमारे राष्ट्रपति बने आर वेंकटरमन। 1987 से 1952 तक आर वेंकटरमन राष्ट्रपति रहे थे। आर वेंकटरमन तथा रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वेंकटरमन करीब 4 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति वेंकटरमन रहे थे, ये 81 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1957 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म भोपाल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। के आर नारायण, ये 1997 से 2002 के बीच में हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे और इनका फुल नाम है कोचेरिल रमन नारायण। स्वतंत्र भारत के पहले दलित मलयालम राष्ट्रपति थे। अपने राष्ट्रपति काल के दौरान श्री नारायण ने 2 बार संसद को भंग करने का कार्य किया था। अगले हमारे राष्ट्रपति आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रपति जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत है ना, और अन्य 2 राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी क्या मिला है? भारत रत्न मिल चुका था। ये प्रथम वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति बने और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं जो अविवाहित हैं। ठीक है। अगले राष्ट्रपति बनती हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल और ये 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही। इन्हें भारत का 12वां निर्वाचित राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। 2004 से 2007 तक राजस्थान की ये राज्यपाल भी रही थी। अगले राष्ट्रपति आते हैं श्री प्रणब मुखर्जी, इन्हें भी भारत रत्न मिला है। 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता भी रहे। अभी करंट में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वे रामनाथ कोविंद हैं, जो जुलाई 2017 से अब तक हैं। रामनाथ कोविंद भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। किस क्रम में भी पूछा जा सकता है ना, 14वें राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेर ने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई थी। वह राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद ने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमारी को 3,34,000 वोटों के अंतर से हराया है। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब आप क्वेश्चन लगाइएगा और देखिएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन है क्या? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्र वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति।
श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है 10वां, 11वां, 12वां एवं 13वां। तो इनका क्या क्रम रहा है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का अभी हमने देखा 12वां, क्योंकि 13वें हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व संवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति किस सूची में अपना अध्यादेश जारी कर सकता है? वे कर सकता है संघ व संवर्ती सूची। ठीक है, संघ मतलब केंद्र शासित सूची जो केंद्र बनाती है, और संवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर कौन अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो राज्य सूची होती है उसमें अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है, याद रखिएगा। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो नामांकन के समय इन्हें 15,000 रुपये क्या करने होते हैं? जमा करने होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? सांसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक उच्च न्यायालय, दोनों, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। तो राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? ये निपटाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, इस विवाद को सुलझाती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसे कौन सुलझाएगी? उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति को कौन साहस एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति किनके कहा मानता है? तो ये मानता है संघीय मंत्रिपरिषद का। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्यागपत्र किसके संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों प्रत्यापत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो हमने अभी देखा था कि विदेशों में जो नियुक्ति होती है राजदूतों की वो कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक मुख्य समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वहागिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो गुट निरपेक्ष क्या जो आंदोलन के सचिव रहे थे वो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने को बाध्य होता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। तो ये होता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के कारण क्या होता है? राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास चली जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का हेड होता है, और जो प्रधानमंत्री कहता है मंत्रिपरिषद को वही राष्ट्रपति को कहती है, और राष्ट्रपति को वो काम करना ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कौन रह सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल तभी हटाया जाता है जब राष्ट्रपति कहता है, नहीं तो राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक राज्यपाल बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म सद्भावना कहा करता था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो थे वो धर्मनिरपेक्ष के समर्थन में थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यों की विधान परिषद। ये क्या है? सिर्फ राष्ट्रपति की निर्वाचन में तो राज्यों की विधानसभा भाग लेती है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें हमने देखा था कि महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा में ही पारित होता है, और उनको 2/3 बहुमत से ही पास होने पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वहाँ पे राज्य की विधानसभाओं के बारे में कहीं पर बात नहीं की गई।
भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान के अभिरक्षक होते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसका सभी को आंसर पता होगा, एंग्लो इंडियन को। ये कहाँ मनोनीत करते हैं? लोकसभा में, और राज्यसभा में ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। भारत से संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा। तो संघ राज्य क्षेत्रों में जो प्रशासन चलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 9वें राष्ट्रपति जो भोपाल में पैदा हुए वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा, कैलाश नाथ कटजू। तो वे थे शंकर दयाल शर्मा जो भोपाल में पैदा हुए थे। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, सी राजागोपालाचारी। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन है? सी राजागोपालाचारी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? सांसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 साल। तो इसका आंसर होगा 5 साल। भारत का पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिमायतुल्लाह, एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन रहे थे, मुस्लिम राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद से संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। तो इसमें अनुच्छेद 356 के द्वारा क्या होता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 352 के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और अनुच्छेद 360 के द्वारा क्या किया जाता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने राष्ट्रपति से संबंधित सब कुछ देख लिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर राष्ट्रपति से क्वेश्चन जाएगा। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।